हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप एंड तक देखिए, किसी भी पार्ट को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करिए। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी के सभी कॉन्सेप्ट 101% क्लियर हो जाएगा। आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी समझने से पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी किसे कहते हैं ये समझ लेते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टेक्निक होता है जो पर्टिकुलरली यूज़ किया जाता है किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए। बट हाउ द स्पेक्ट्रोस्कोपी वर्क्स, सो बेसिकली जब एक मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दिया जाता है तो वो मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और कुछ रिस्पॉन्सेस देता है, और इन रिस्पॉन्सेस को रिकॉर्ड कर लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। और इस ग्राफ की स्टडी करते हुए हम इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बता सकते हैं, किस टाइप के फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें इस ग्राफ के थ्रू पता चलती है। तो बेसिकली इसे स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। तो डिफरेंट टाइप के स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक होते हैं, सच एज आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। डिपेंड करता है कि कौन सा एक पर्टिकुलर रेडिएशन हम इस मॉलिक्यूल को दे रहे हैं। सपोज कर लीजिए अगर पर्टिकुलरली हम इसे आयर रेडिएशन दे रहे हैं तो इसे आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। अगर हम इसे यूवी रेडिएशन दे रहे हैं तो इसे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। डिपेंड करता है कि इस मॉलिक्यूल को कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दिया जा रहा है। अब देखते हैं आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आयर स्टैंड फॉर इंफ्रारेड। इसे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में पर्टिकुलरली इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज़ किया जाता है। अगर आप एनर्जी स्पेक्ट्रम देखते हैं तो जो विजिबल और माइक्रोवेव रीजन के सेंटर का रीजन होता है उसे इंफ्रारेड रीजन कहा जाता है। और इंफ्रारेड रीजन से भी एक सिलेक्टिव पोर्शन यूज़ किया जाता है जिसे वाइब्रेशनल पोर्शन कहा जाता है, जिसका वेवलेंथ का रेंज होता है 2.5 से लेकर 25 माइक्रोन मीटर, और फ्रीक्वेंसी का रेंज होता है इस वेवलेंथ रेंज के लिए 4000 सेंटीमीटर इनवर्स टू 400 सेंटीमीटर इनवर्स। और इस पर्टिकुलर रेंज में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का एनालिसिस किया जाता है। अगर इसका अबो पोर्शन देखा जाए, अबो रीजन देखा जाए, जिसे फार आयर कहा जाता है, और फार आयर में इन ऑर्गेनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस का एनालिसिस करते हैं। तो बेसिकली जो आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी है मोस्टली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए, किस टाइप के फंक्शनल ग्रुप उसमें प्रेजेंट है ये डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब देखते हैं इसका प्रिंसिपल समझने से पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं कि जो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं जिनके पास कोवेलेंट बॉन्ड होता है, दैट कोवेलेंट बॉन्ड बिहेव्स लाइक स्प्रिंग, और इन कोवेलेंट बॉन्ड से जो एटम अटैच्ड होते हैं दिस एटम्स बिहेव लाइक बॉल्स। और ये मॉलिक्यूल कंसिस्टेंटली वाइब्रेट करते रहते हैं, और इस वाइब्रेशन की वजह से एक फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होता है जिसे नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। तो ऐसे मॉलिक्यूल को अगर आयर रेडिएशन दी जाए और इस आयर रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी और इस मॉलिक्यूल का फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर लेता है तो ये मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और इस एब्जॉर्प्शन को रिकॉर्ड कर लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम। सो दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है कि जो मॉलिक्यूल नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, क्या इन सभी मॉलिक्यूल को हम आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हम सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल को आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं जिनके पास परमानेंट डायपोल मूवमेंट होता है। फॉर एग्जांपल NO, CO2, CO, NH2। और इन मॉलिक्यूल को कहा जाता है आयर एक्टिव मॉलिक्यूल्स। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनके पास परमानेंट डायपोल मूवमेंट नहीं होता, तो उन मॉलिक्यूल को हम आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू डिटेक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल H2, N2, O2। और इन मॉलिक्यूल को कहा जाता है आयर इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर आप एक बात अगर आप ऑब्ज़र्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो आयर एक्टिव मॉलिक्यूल है ये हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, और जो आयर इनएक्टिव मॉलिक्यूल है ये होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल है। तो इस प्रिंसिपल को और डिटेल में एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं।
तो यहाँ हमने एक मॉलिक्यूल कंसिडर किया है फॉर्मलाल्डिहाइड। हम इसके कोवेलेंट बॉन्ड में इंटरेस्टेड है। तो सपोज कर लीजिए कि ये मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है। एक मॉलिक्यूल एट ए टाइम मोर देन वन वे में भी वाइब्रेट कर सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट हम टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन में आगे डिस्कस करेंगे। तो ये मॉलिक्यूल जो वाइब्रेट कर रहा है टू पॉसिबल वे में, एक पॉसिबल वाइब्रेशन है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, जिस वजह से 2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रहा है, और सेकेंड पॉसिबल वाइब्रेशन है बेंडिंग वाइब्रेशन, जिस वजह से 4 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये मॉलिक्यूल जो वाइब्रेट कर रहा है, अगर इसे हम आयर स्पेक्ट्रोमीटर में रखते हैं तो इस साइड आप राइट कर सकते हैं सोर्स ऑफ रेडिएशन और इस साइड डिटेक्टर। और इस मॉलिक्यूल को अगर आयर रेडिएशन दी जाए जिसका फ्रीक्वेंसी है 1 हर्ट्ज, तो क्या ये मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? एग्जैक्टली इट विल नॉट एब्जॉर्ब एनर्जी, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल कहता है कि जब आयर रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी और मॉलिक्यूल का फ्रीक्वेंसी मैच करता है तभी मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो इस केस में ये मॉलिक्यूल एनर्जी को ट्रांसमिट कर देगा एज इट इज़, और इस डिटेक्टर की मदद से इस ट्रांसमिटेड लाइट को डिटेक्ट कर लिया जाता है। तो यहाँ पर इसे अगर हम एक ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट करें तो यहाँ राइट कर लेते हैं हम फ्रीक्वेंसी, और यहाँ ट्रांसमिटेड परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट 0 to 100, 1 2 3 4 1 2 3 4 हर्ट्ज़। तो 1 हर्ट्ज़ के लिए जो ट्रांसमिटेड लाइट है वो 100% है। इट मीन्स हम यहाँ पर एक पॉइंट 1 हर्ट्ज़ के लिए बता लेते हैं। सेम मॉलिक्यूल को अगर आयर रेडिएशन दी जाए जिसका फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज़ है, तो अब ये मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो एग्जैक्टली करेगा, क्योंकि इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी और आयर रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मैच कर रहे हैं। तो ये एनर्जी अगर यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रहा है, इट मीन्स कि यहाँ पर जो लाइट ट्रांसमिट होगा वो 100% ट्रांसमिट नहीं है। तो 2 हर्ट्ज़ के लिए हम यहाँ पर एक पॉइंट बता देते हैं। अब 3 हर्ट्ज़ के लिए देखिए, 3 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन इस मॉलिक्यूल को दिया जाए तो यहाँ पर दोनों ही फ्रीक्वेंसी डिफरेंट, इसका फ्रीक्वेंसी डिफरेंट, तो फिर से ये मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इट मीन्स क्या ये एज इट इज़ एनर्जी को यहाँ पर ट्रांसमिट कर देगा। तो फिर से जो 3 हर्ट्ज़ के लिए ट्रांसमिटेड लाइट है वो 100% है। अब फाइनली 4 हर्ट्ज़ के लिए देखते हैं। तो 4 हर्ट्ज़ आयर रेडिएशन जिसका फ्रीक्वेंसी है उसे दिया जाए तो क्या ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है? एग्जैक्टली करेगा, क्योंकि जो बेंडिंग फ्रीक्वेंसी है वो 4 हर्ट्ज़ है, आयर रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज़ है, तो ये मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और इसका पॉइंट हम यहाँ बता सकते हैं। तो इन सारे ही पॉइंट को अगर आप कनेक्ट करते हो तो आपको इस टाइप का एक आयर स्पेक्ट्रम देखने के लिए मिलता है। तो एग्जैक्टली दिस इज़ हाउ द आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी वर्क। तो जो भी मॉलिक्यूल होते हैं उनके फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इन्हें डिटेक्ट किया जाता है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से जहाँ पर वो एब्सॉर्प्शन बताते हैं। और आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो फ्रीक्वेंसी है उसे एक्सप्रेस किया जाता है वेव नंबर में, जिसका यूनिट होता है सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन। टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस के 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, बेंडिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, asymmetrical stretching vibration. Bending vibration further divided into 4 types, rocking, scissoring, wagging and twisting. तो इन सभी वाइब्रेशंस को इस एनिमेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। होप कि आपको सभी वाइब्रेशंस इजीली समझ में आ गए होंगे। अब बात करेंगे आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी के 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, फंक्शनल ग्रुप रीजन एंड फिंगरप्रिंट रीजन। फंक्शनल ग्रुप रीजन का रेंज होता है 4000 से लेके 1300 सेंटीमीटर इनवर्स तक। फिंगरप्रिंट रीजन का रेंज होता है 1300 से लेके 400 सेंटीमीटर इनवर्स तक। तो डिफरेंट रेफरेंसेस में आपको इन दोनों ही रेंज के लिए वेरिएशन देखने के लिए मिल सकते हैं। तो दोनों ही रीजन को इस स्पेक्ट्रम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं।
ये एक आयर स्पेक्ट्रम है। राइट साइड का जो पार्ट है इसे फिंगरप्रिंट रीजन कहा जाता है और ये रीजन काफ़ी कॉम्प्लेक्स रीजन होता है और यहाँ काफ़ी सारे बैंड्स देखने के लिए मिलते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग वाइब्रेशंस, बट मोस्ट ऑफ बैंड्स आर ऑब्जर्व ड्यू टू बेंडिंग वाइब्रेशंस। इसे फिंगरप्रिंट रीजन क्यों कहते हैं? अगर आप किसी टू डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स का आयर स्पेक्ट्रा देखते हो तो जो फिंगरप्रिंट रीजन का पैटर्न होता है ये दोनों ही स्पेक्ट्रम में बिल्कुल मैच नहीं करता। बट आप अगर किसी टू सेम केमिकल कंपाउंड का आयर स्पेक्ट्रा देखोगे तो वो मैच करता है, इसीलिए इसे फिंगरप्रिंट रीजन कहते हैं। बेसिकली इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द आइडेंटिटी ऑफ अ कंपाउंड। और जो लेफ्ट साइड का पार्ट है इसे फंक्शनल ग्रुप रीजन कहते हैं। इस रीजन में आपको कुछ ही बैंड्स देखने के लिए मिलते हैं। दीज बैंड्स आर फॉर्म बिकॉज ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन है एंड पर्टिकुलरली यूटिलाइज टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आई होप कि आपको आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी के सभी कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग आयर फ्रीक्वेंसी। तब तक के आप बने रहिए। थैंक यू।